दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े इसका नाम है अकल का करिश्मा पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसे पार्ट 1 में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, राज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। माधव से उसकी सारी कहानी सुनकर सरपेश उससे बोला, मित्र माधव, यदि तुम आगे भी ऐसे भोले वाले रहे तो पृथ्वीलोक पर बार बार तुम दूसरे लोगों द्वारा ठगे जाते रहोगे। अपने भोलेपन के स्वभाव को मैं बदल भी कैसे सकता हूँ राजकुमार? ऐसा न को माधव, मैं तुम्हारे भोले स्वभाव को बदल कर ही रहूंगा। वो कैसे राजकुमार? तब सरपेश के आदेश पर एक नाग सेवक एक पत्थर लेकर उस कक्ष में आया। माधव, इस पत्थर में नागलोक की वह अद्भुत वनस्पति रखी हुई है जिसे खाने पर तुम्हारे भोलापन सदैव के लिए दूर हो जाएगा और तुम चालाक बन जाओगे। ऐसा? सरपेश के कहने पर माधव ने उस वनस्पति को उठाकर खाया। तत्पश्चात, माधव, अब तुम मुझे बताओ कि लता को छोड़कर वहां से चले आकर तुमने ठीक किया? राजकुमार, सचमुच मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रेम से ही मैंने लता के साथ पवित्र अग्नि के फेरे लिए थे, जिसके फलस्वरूप वह मेरी अर्धांगिनी बन चुकी थी। माधव, अपने प्रश्न का युक्ति भरा उत्तर सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि अद्भुत वनस्पति खाकर अब तुम एक बुद्धिमान युवक बन गए हो। यह सब तुम्हारी कृपा से संभव हो सका है राजकुमार। माधव कई दिनों तक राजकुमार सरपेश का अतिथि बनकर नागलोक में रहा। तत्पश्चात एक दिन, मित्र माधव, अब तुम्हें पृथ्वीलोक जाकर लता की खबर लेनी चाहिए। उसकी खोज खबर लेकर अब मैं क्या करूंगा राजकुमार? विवाह के पश्चात वह तो अपने उस दूल्हे के साथ कभी की विदा हो गई होगी। ऐसी बात नहीं है माधव, मैंने पृथ्वीलोक पर अपना सेवक भेजकर सब कुछ पता लगा लिया है। लता इन दिनों बड़े कष्टों में है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं ठीक कह रहा हूँ माधव। लता ने तो दूल्हे के रूप में तुम्हें ही देखा था, इसलिए उसने दूसरे दूल्हे के साथ जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। तो क्या लता इस समय अपने पिता के घर ही है? हाँ मित्र, लता और उसके परिवार पर इस कहर के अलावा दूसरा कहर और टूटा है। दूसरा कहर वह कौन सा? लता के विवाह के लिए उसके बाप ने सेठ राव सिंह के पास अपने खेत और मकान गिरवी रखकर उससे धन उधार लिया था। जब जगन्नाथ ने सेठ को उसका धन लौटाकर उससे मकान व खेतों के गिरवी पत्र वापस लेने चाहे तो सेठ ने उसे गिरवी पत्र वापस लौटाने को इनकार कर दिया। वह क्यों? सेठ राव सिंह ने चालाकी से उसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। ओ, यह तो जगन्नाथ जी के साथ घोर अन्याय हुआ। हाँ माधव, सेठ ने जगन्नाथ के खेत व घर त्यागर उस पर बहुत जुल्म किया है। राजकुमार, अब तो मैं इसी समय पर पृथ्वीलोक पर जाकर जगन्नाथ जी की सहायता करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ माधव। सरपेश उसी समय माधव के साथ पृथ्वीलोक पर आया। मित्र, इस मणि को रख लो। जब जब तुम नागलोक में आना चाहोगे, यह मणि तुम्हें सकुशल नागलोक पहुंचा देगी। अच्छा मित्र, अब विदा दो। सरपेश से विदा ले माधव मल्लपुर की ओर चल पड़ा। तब सरपेश भी नागलोक को वापस लौट गया। माधव उस बाग में पहुंचा जब जगन्नाथ अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ था। इस परिवार पर कैसी विपदा पड़ी है। घर बार होते हुए भी बेघरों की तरह खुले आकाश के नीचे रहना पड़ रहा है इन्हें। जब वह बाग में पहुंचा तो सबसे पहले लता की दृष्टि उस पर पड़ी। कौन है ये? ऐसा लगता है जैसे इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। सहसा उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। ओह, यह युवक तो वही है जिसने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे। वह उठकर तुरंत माधव के पास पहुंची। उसने माधव से पूछा, युवक, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे? पूछो। तो बताओ, कोई दुल्हा यदि कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? दुल्हन को कुल देवता के भोजन की थाली में से कुछ भोजन निकालकर दूल्हे को खिला देना चाहिए। तो तुम? हाँ लता, मैं वही हूँ जिसे तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजा से पहले भोजन करवाया था। यह सुनते ही, नाथ, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों क्यों चले गए थे? मेरे साथ फेरे लिए थे तो उन फेरों का कर्तव्य तो निभाते। लता, मैं अपने उसी कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही यहाँ पुनः वापस आया हूँ। लता तुरंत उसे अपने माता पिता के पास ले गई। जगन्नाथ व उसकी पत्नी को जब सारी बात पता चली तो उन दोनों की खुशी का और छोड़ नहीं रहा। ओह, भगवान ने आखिर हमारी लाज रख ही ली। हमारा असली दामाद वापस लौट आया। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस दिनहीन अवस्था में तुम्हारा स्वागत सत्कार किस प्रकार करूं। पिताजी, आप दुखी न होइए। आपको इस अवस्था तक पहुंचाने वाले धूर्त सेठ राव सिंह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा
कि वह अपनी सारी दूरता भूल जाएगा। बेटा, उस चालबाज राव सिंह से तुम भूलकर भी न टकराना। पिताजी, आज रात को मैं उसके घर पर ही पड़ाव डालूंगा, तब देखना मैं उसे कैसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। सारे दिन माँ दौलता के परिवार के साथ ही रहा। रात होने पर वह गांव में सेठ राव सिंह के घर के बाहर जा पहुंचा। ठक ठक। कुछ देर बाद घर का द्वार खुला और सेठ राव सिंह बाहर आया। श्रीमान, मैं परदेसी आदमी हूँ, क्या आप मुझे रात भर अपने यहाँ ठहरने की जगह देंगे? यह सुन सेठ राव सिंह सोच में पड़ गया। रात का इससे मोटा किराया वसूल लूंगा, इसे घर में ठहरा इसे घर में ठहरा ही लिया जाए। यह सोचकर माधव से बोला, ठीक है, अंदर चले आओ, किंतु सुबह 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। सेठ राव सिंह के पीछे पीछे माधव से घर में घुस गया। माधव को एक कमरे में छोड़कर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी चंदा के पास आया। यह तुम किसे घर में उठा लाए? बेचारा राहगीर इस रात में कहाँ जाता, इसलिए घर में बुला लाया। यह तुमने ठीक नहीं किया। क्या पता यह कोई ठगी हो, हमारे सो जाने पर हमारा माल लेकर चंपत हो जाए। अब तो मैंने उसे घर में ठहरा लिया है, अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? उसे बैठक में ठहराओ। तुम उसी की चारपाई के पास अपनी चारपाई बिछाओ, मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करूंगी। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे वह और हम रात भर जागते रहे, ताकि उसे हमारे घर में चोरी करने का अवसर ही न मिले। तुम कोई तरकीब सोचो, मैं उस आदमी के बैठक में सोने का प्रबंध करता हूँ। यह कह सेठ राव सिंह अपनी पत्नी के पास से चला आया। राव सिंह ने माधव को बैठक में ठहराया। अपनी चारपाई भी उसने बैठक में ही बिछा ली। चंदा भी बैठक में आ गई। क्या तुम हमें कोई कहानी नहीं सुना सकते? कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी से बीत जाएगी। कहानी तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी आती है, पर थका होने के कारण मुझे नींद आ रही है। अच्छा हो आप लोग भी सो जाओ। अब तो राव सिंह और चंदा का माथा ठनका। जरूर इसके मन में कोई खोट है, तभी हम दोनों से जल्दी सो जाने को कह रहा है। चंदा माधव से बोली, मुझे किससे कहानी सुनने की आदत है? तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी तो सुनाई दो। अच्छा, तुम जिद कर ही रही हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही नक चढ़ा हुआ घमंडी था। उसकी रानी भी उसके जैसी ही थी। कहानी दूरी छोड़कर माधव चुप हो गया, किसी गहरे सोच में डूब गया। यह देख, किस सोच में पड़ गए बेटा? मुझे सहसा एक बात याद आ गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब आपसे क्या छुपाऊं सेठ साहब, मैं एक राजा के यहाँ बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उस राजा ने मुझे 5 थैलियां दी थी, जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। अच्छा, लेकिन वे थैलियां हैं कहाँ? सेठ साहब, उन थैलियों को लेकर जब मैं आपके पास गांव के बाहर बहने वाली नदी के पास से गुजरा, तो यह सोचकर कि आज रात इस गांव में यह सोचकर कि आज रात इस गांव में रुकना ही है, तो मैं उन थैलों को नदी के तट पर बड़ के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ आया हूँ। सेठ साहब, अब सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप जैसे ईमानदार आदमी के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां ज्यादा सुरक्षित रहती। यह सुन सेठ ने सोचा, क्यों न नदी तट पर जाकर इस मूर्ख युवक की 5 थैलियां ले आऊं और उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रख दूं। इस युवक को पता भी नहीं चलेगा कि इसकी स्वर्ण मुद्राएं किसने ली। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा, अतिथि को और ज्यादा परेशान न करो, कहानी सुनने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। चंदा उठकर बैठक से बाहर निकल गई। वह अपने कमरे में आज सोचने लगी, रात को जब माधव गहरी नींद सो जाएगा, तब मैं जाकर माधव की स्वर्ण मुद्राएं नदी तट के पेड़ के नीचे से खोद कर ले आऊंगी। माधव के सोने तक मैं भी थोड़ी सी नींद ले लूं। यह सोच चंदा ने आंखें बंद कर ली। वह सिगरी खराटे भरने लगी। इधर बैठक में अब माधव गहरी नींद सोए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर बाद ही खर्र खर्र, आह, सो गया माधव। अब मुझे जल्दी से नदी तट पर बड़ के पेड़ के पास पहुंचना चाहिए। राव सिंह दबे पांव बैठक से बाहर निकला और कुदाले गांव के बाहर वाली नदी की ओर बढ़ गया। आज तो बहुत तगड़ी आसामी हाथ लगी है मेरे। मैं तो माधव को लल्लू पंजू रागीर ही समझ रहा था। उसके बैठक से बाहर निकलते ही सेठ तो मेरे बहकाव में आ नदी की ओर चला गया है। सेठानी भी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर नदी तट पर पहुंच राव सिंह ने बड़ के पेड़ के नीचे काफी गहरे तक खुदाई की
ओह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है माधव ने मुझसे झूठ बोला था। जल्लाए सराव सिंह खाली हाथ घर की ओर वापस लौट पड़ा। इधर चंदा की जैसी आंख खुली, वह उठकर झटपट बैठक में पहुंची। अरे, मेरे पति तो यहाँ नहीं है। लगता है वे मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए हैं। चंदा भी उसी समय राव सिंह की खोज में घर से निकल पड़ी। उसके जाती माधव चारपाई से उठ खड़ा हुआ। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। माधव खोजता हुआ उस कमरे में जा पहुंचा जिसमें राव सिंह की तिजोरी रखी थी। मुझे इस तिजोरी को खोलना होगा। थैले में से लोहे का हथौड़ा बाहर निकाला और हथौड़े से तिजोरी के ताले पर वार किया। हथौड़े 3-4 प्रहारों में ही तिजोरी का ताला टूट गया। माधव ने तिजोरी खोली और माल असबाब एक थैले में भरना शुरू कर दिया और थैला कंधे पर लाद कर घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर आ वह तेज से बाग की ओर चल पड़ा। बहुत देर बाद जब दोनों घर लौटे, हाय मैं लौट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? उस नाच पीटने में तगड़ा चूना लगाया, मेरी सारी तिजोरी को खाली कर गया वह ठग। ओह मेरे भगवान, आज चोर के घर भी चोर आ गए। चंदा सिर थामकर बैठ गई। राव सिंह का तो पहले ही बुरा हाल था। उधर बाग में माधव जगन्नाथ को से उसके घर व खेत के गिरवी प्रमाण पत्र देते हुए कह रहा था, लीजिए पिताजी, आपके खेत व घर पुनः आपके हुए। बेटा, यह सब तुम्हारी चालाकी व बुद्धिमत्ता से संभव हो सका है। आइए पिताजी, अब अपने घर चले। चलो बेटा। जगन्नाथ खुशी खुशी माधव के साथ अपने घर वापस लौटा। सुबह होने पर, चलिए पिताजी, चलकर सेठ राव सिंह के हालचाल देखाएं। चलो बेटा। जब वे दोनों राव सिंह के घर के बाहर पहुंचे, क्या हुआ भाइयों, यह भीड़ कैसी है? अरे जगन्नाथ भाई, तुम्हें नहीं पता, कल रात को सेठ राव सिंह की तिजोरी लूट कर ले गया, जिसके सदमे से सेठ और सेठानी ने प्राण त्याग दिए हैं। ओ, सेठ सेठानी दोनों मर गए? देखा पिताजी, इस चंडाल सेठ दंपति को भगवान ने कैसी सजा दी है। दोनों वापस घर लौट आए। अब माधव लता के साथ उनके पिता के घर में रहने लगा। वह खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाता। एक दिन, पिताजी, मैं अपने गांव जाकर एक बार अपनी मातृभूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। स्वामी, मैं भी आपके साथ आपके गांव जाऊंगी। ठीक है, तुम भी चली चलो। दोनों उसी दिन बैलगाड़ी में बैठ धर्मपुर की ओर चल दिए। जब उनकी बैलगाड़ी धर्मपुर पहुंची, लता, कभी ये सारे खेत हमारे थे। जालिम जमींदार हुकम सिंह ने इन्हें हथिया कर अपने कब्जे में कर लिया। ओह, हुकम सिंह ने तो आपके साथ बहुत अन्याय किया स्वामी। शीघ्र ही उनकी बैलगाड़ी गांव में जा पहुंची। राम राम बिज्जू काका। अरे माधव, तुम? हाँ काका, मैं। खुद जमींदार हुकम सिंह के हालचाल तो सुनाई काका। बेटा, जमींदार का हालचाल मत पूछ। वह इन दिनों पक्षाघात से पीड़ित हो चारपाई पर पड़ा मोती घड़िया गिन रहा है। उसका सारा परिवार नदी में डूबकर मर गया। और तब तो मुझे हवेली में चलकर उनका हाल मालूम करना चाहिए। यह कह माधव ने बैलगाड़ी हुकम सिंह की हवेली को की ओर मोड़ दी। जब वह लता के साथ हवेली में जमींदार हुकम सिंह के सामने पहुंचा, माधव, अच्छा किया तुम आ गए। देखो, मेरे तकिए सिराने मेरी तिजोरी में की चाबी रखी है। उस चाबी से तिजोरी खोलकर तुम अपनी जायदाद संबंधी सारे कागजात निकाल लो। यह मेरी प्रार्थना है। अच्छा जमींदार साहब। माधव ने ऐसा किया। तिजोरी से कागजात निकालकर हुकम सिंह के पास पहुंचा दिए। तब जमींदार ने उससे कहा, बेटा, तुमसे आखिरी विनती और है। मेरे मरने के बाद तुम मेरी चिता को आग दे देना। जमींदार साहब, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। उस रात माधव जमींदार के आग्रह पर उसकी हवेली में ही रुका। सुबह होने पर जब जमींदार के कमरे में गया, ओ जमींदार तो मर्द पड़े हुए हैं। माधव ने विधि अनुसार जमींदार का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात, लता, मेरी जमीन जायदाद मुझे वापस मिल चुकी है। अब तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय यही है कि अब हम मल्लपुर न लौटकर यहीं धर्मपुर में रहकर अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे। लता का जवाब सुन माधव को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों धर्मपुर में रहकर अपना गृहस्थ जीवन चलाने लगे। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।